यूपीएससी मेन 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 हिंदी लेक्चर 10 पहला प्रश्न एक भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भक्ति साहित्य की प्रकृति भाव प्रधान, लोकाभिमुख और सरल भाषा में रचित होती है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और आत्मानुभूति को प्रधानता दी गई है। यह साहित्य संस्कृत के कठिन ग्रंथों को आम जनता के लिए सुलभ बनाने में सहायक रहा। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीरा आदि संत कवियों ने भक्ति को सामाजिक सुधार और मानवीय एकता का माध्यम बनाया। भारतीय संस्कृति में भक्ति साहित्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समरसता और जातिपांति विरोध को बल दिया। भक्ति आंदोलन ने न केवल आध्यात्मिक जागरण फैलाया, बल्कि जनता में आत्मसम्मान और नैतिक मूल्यों को भी पुनर्स्थापित किया। यह साहित्य भारतीय लोक संस्कृति, संगीत और कलाओं के संवर्धन में भी सहायक रहा। इस प्रकार भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को मानवीयता, प्रेम और समरसता का मार्ग दिखाया। अगला प्रश्न 2 यंग बंगाल एवं ब्रह्मा समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जिसमें यंग बंगाल और ब्रह्मा समाज प्रमुख भूमिका में रहे। ब्रह्मा समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की, ने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा विरोध, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता की नींव रखी। यंग बंगाल आंदोलन, जिसे हेनरी विवियन डेरोजियो ने प्रेरित किया, युवाओं में तर्क, स्वतंत्र चिंतन, सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा के प्रति रुचि जगाने में सफल रहा। इस आंदोलन ने रूढ़ियों और अंधविश्वासों को चुनौती दी। इन दोनों आंदोलनों ने भारतीय नवजागरण की शुरुआत की और एक आधुनिक, प्रगतिशील समाज की दिशा में सोच को प्रेरित किया। इन्होंने औपनिवेशिक भारत में सामाजिक चेतना और सुधार की नई लहर उत्पन्न की। अगला प्रश्न 3 भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्रता के पश्चात एक जटिल कार्य था, जिसमें कई प्रशासनिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां सामने आईं। प्रमुख प्रशासनिक मुद्दे थे रियासतों का विविध प्रशासनिक ढांचा, अलग कानून व्यवस्था, मुद्रा और कर प्रणाली। इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर एक समान प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करना चुनौतीपूर्ण था। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे रियासतों का विलय भी राजनीतिक और सैन्य निर्णयों द्वारा सुनिश्चित करना पड़ा। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं में भाषाई विविधता, जातीय पहचान और स्थानीय परंपराओं की रक्षा की मांग प्रमुख थी। कुछ क्षेत्रों में जनता को लोकतांत्रिक शासन की समझ नहीं थी, जिससे जागरूकता फैलाना आवश्यक हुआ। सरदार पटेल और वीपी मेनन की दूरदर्शिता से यह एकीकरण शांतिपूर्ण ढंग से संभव हो सका। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान की और भारतीय गणराज्य की नींव रखी। अगला प्रश्न 4 हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन आम प्राकृतिक आपदाएं हैं, परंतु इनके कारण भिन्न होते हैं। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलनों के प्रमुख कारण हैं। यह क्षेत्र नवविकसित पर्वत श्रेणी है, जो भूगर्भीय रूप से अत्यधिक सक्रिय है। यहाँ प्लेट टेक्टोनिक हलचलों, तीव्र अपरदन, तीव्र वर्षा और भूकंप की घटनाएं भूस्खलन को बढ़ावा देती हैं। साथ ही अनियंत्रित निर्माण कार्य, सड़क विस्तार, वनों की कटाई और पर्यटन का दबाव भी इसे गंभीर बनाते हैं।
पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के कारण अपेक्षाकृत भिन्न है। यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अधिक स्थिर है, परंतु भारी मानसूनी वर्षा, मिट्टी की संतृप्तता, ढालू कृषि और बेतरतीब शहरीकरण भूस्खलनों के मुख्य कारण हैं। इस प्रकार हिमालय में भूगर्भीय सक्रियता मुख्य कारण है, जबकि पश्चिमी घाटों में मानवीय हस्तक्षेप और वर्षा प्रधान कारण हैं। अगला प्रश्न। 5 गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत गोंडवानालैंड के प्राचीन भूभाग का हिस्सा होने के कारण खनिज संसाधनों से समृद्ध है, विशेषतः कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट। इसके बावजूद खनन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान लगभग 2% से 2.5% के बीच ही है, जो अपेक्षाकृत कम है। इसके प्रमुख कारण हैं अपर्याप्त तकनीकी विकास, पर्यावरणीय प्रतिबंध, भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयां, खनन नीति में अस्पष्टता और निवेश की कमी। अवैध खनन, बिचौलियों की भूमिका तथा श्रमिक असंगठित होना भी बाधाएं हैं। साथ ही खनन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की कमी, परिवहन समस्याएं और सामाजिक विरोध, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, भी इस उद्योग की प्रगति को सीमित करते हैं। इस प्रकार संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद नीति, प्रबंधन और संरचना की समस्याओं के कारण खनन उद्योग जीडीपी में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहा है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमिउद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? उदाहरणों सहित समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जल निकायों से भूमि उद्धार, लैंड रिक्लेमेशन, शहरी विस्तार हेतु सामान्य प्रक्रिया बनती जा रही है, पर इसके गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। इस प्रक्रिया से आर्द्र भूमियां और झीलें नष्ट होती हैं, जिससे जैव विविधता को खतरा, पानी के पुनर्भरण में कमी और स्थानीय जलवायु में असंतुलन उत्पन्न होता है। इससे शहरी बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जल निकासी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, चेन्नई में आर्द्र भूमियों और झीलों के ऊपर निर्माण के कारण 2015 में भीषण बाढ़ आई। मुंबई में भी माहिम और दादर क्षेत्रों में समुद्र तटों पर भूमिउद्धार से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जल निकायों की प्राकृतिक शुद्धिकरण क्षमता भी खत्म हो जाती है, जिससे जल प्रदूषण और जन स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। इस प्रकार जल निकायों से भूमिउद्धार अल्पकालिक शहरी समाधान तो हो सकता है, परंतु दीर्घकाल में यह पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न। 7. 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। 2021 में वैश्विक स्तर पर कई उल्लेखनीय ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिन्होंने क्षेत्रीय पर्यावरण और मानवीय जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ला सूफ्राया, सेंट विंसेंट, कैरिबियन अप्रैल 2021 में विस्फोट हुआ, जिससे 16,000 लोग विस्थापित हुए, भारी राख वर्षण से वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई, जल स्रोत दूषित हुए और कृषि एवं विद्युत जल सुविधाएं बाधित हुईं। माउंट नेरगोंगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 22 मई 2021 को लावा प्रवाह ने गोमा शहर के आसपास 1000 से अधिक घर तबाह किए, लगभग 32 लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। कंबोविजा, ला पाल्मा, कैनरी आइलैंड्स 19 सितंबर से 13 दिसंबर तक का विस्फोट, 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लावा प्रवाहित हुआ, 7000 से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए और 3000 से ज्यादा भवन नष्ट हुए। माउंट सेमेरो, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया 4-6 दिसंबर विस्फोट में लगभग 69 की मौत, 5200 घरों को नुकसान और 10,655 लोग विस्थापित हुए। लहरें एवं राख वर्षण ने कृषि और नदी पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया। साथ ही फैग्रेडाल्सफिल, आइसलैंड और पकाया, ग्वाटेमाला जैसी वोल्केनिक घटनाएं हुईं,
जिनमें राख के स्तंभ, लावा प्रवाह और आसपास की कृषि एवं वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई। विशेषकर आइसलैंड में एसओ उत्सर्जन से स्थानीय वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई। प्रभाव सारांश: राख बर्षण से वायु प्रदूषण, जल स्रोतों का दूषित होना, कृषि व विषुवरण जैसी मानवीय आपदाएं, लावा प्रवाह से बस्ती, वन्य जीव आवास और बुनियादी ढांचे को स्थायी नुकसान, एसओ गैस से अम्लीय वर्षा और स्थानीय तापमान में कमी, साथ ही विस्थापन व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसी चुनौतियां उत्पन्न हुईं। इन घटनाओं ने आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और प्रभावित समुदायों के समर्थन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। अगला प्रश्न: 8 भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत को एक उपमहाद्वीप इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक विशाल भौगोलिक इकाई है जो अपने आप में विविध भौतिक, सांस्कृतिक और जलवायु विशेषताओं को समेटे हुए है, परंतु यह किसी महाद्वीप का हिस्सा भी है। भौगोलिक दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, परंतु यह हिमालय और हिंदुकुश पर्वतों द्वारा शेष एशिया से लगभग पृथक है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जिससे यह एक त्रिकोणीय आकृति का अलग भूभाग बनाता है। भारत में मरुस्थल, थार, पठार, दक्कन, मैदानी क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और घने वन क्षेत्र जैसे विविध भौगोलिक स्वरूप पाए जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी यह क्षेत्र भाषा, धर्म और परंपराओं की अत्यधिक विविधता लिए हुए है। इतिहास, सभ्यता और जलवायु की दृष्टि से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका मिलकर एक भारतीय उपमहाद्वीप की संकल्पना को मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न: 9 मुख्यधारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आदिवासी ज्ञान प्रणाली मुख्यधारा की वैज्ञानिक और औपचारिक शिक्षा आधारित ज्ञान प्रणालियों से भिन्न, अनुभवजन्य, प्रकृति आधारित और सामूहिक होती है। इसकी विशिष्टता इसके स्थानीय संदर्भ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति गहन समझ और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा में निहित है। मुख्यधारा की ज्ञान प्रणाली प्रायः लिखित, विश्लेषणात्मक और संस्थागत होती है, जबकि आदिवासी ज्ञान प्रयोग आधारित, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और समुदाय केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए, आदिवासी समुदाय वनस्पतियों की औषधीय उपयोगिता, मौसम की पहचान और जल संरक्षण तकनीकों का गहन ज्ञान रखते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। इसके अलावा, आदिवासी ज्ञान में प्रकृति के साथ सहअस्तित्व और सतत जीवन शैली की स्पष्ट झलक मिलती है, जो आज के पर्यावरणीय संकटों के समाधान में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार, यह प्रणाली सांस्कृतिक विविधता और वैकल्पिक विकास दृष्टिकोण की अमूल्य धरोहर है। अगला प्रश्न: 10 भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी एक उभरता हुआ मंच बनकर सामने आई है, जो उन्हें लचीलापन, आर्थिक स्वतंत्रता और कार्य जीवन संतुलन प्रदान करती है। गिग इकोनॉमी के अंतर्गत महिलाएं फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन शिक्षा, होम शेफ, डिजिटल मार्केटिंग और कैब डिलीवरी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इससे वे पारंपरिक कार्यस्थलों की बाधाओं से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर काम कर पा रही हैं। विशेषतः ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रही हैं। उदाहरण के लिए, सेल्फी एम्प्लॉयमेंट ऐप्स, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स महिलाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ रहे हैं। हालांकि, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और सामाजिक मान्यताएं अभी भी चुनौतियां हैं। फिर भी, गिग इकोनॉमी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन रही है। अगला प्रश्न: 11 नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नरमपंथियों, मॉडरेट्स, की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत की और आंदोलन का बौद्धिक तथा नैतिक आधार तैयार किया। नरमपंथियों की प्रमुख विशेषताएं थीं: संविधान के माध्यम से सुधारों की मांग, ब्रिटिश शासन के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण और विधिवत व शांतिपूर्ण तरीकों का पालन। उन्होंने लोकहित में विधायिका, शिक्षा, न्याय, प्रशासन सुधार जैसे मुद्दों को उठाया। उनकी मांगों में भारतीयों को प्रशासनिक और न्यायिक पदों में प्रतिनिधित्व, कराधान प्रणाली में सुधार और वाणिज्यिक एवं सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता शामिल थी। वे भारतीयों को राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित करने के पक्षधर थे। नरमपंथियों का योगदान आंदोलन के लिए जागरूकता फैलाने, नेतृत्व तैयार करने और अंग्रेजों के सामने भारतीय जनता की गंभीरता प्रस्तुत करने में था। उन्होंने भारतीय जनता के अंदर स्वाभिमान और राष्ट्रीय पहचान का विकास किया। जैसे दादाभाई नौरोजी, पंडित मदन मोहन मालवीय और गोकुल कृष्ण गोखले ने भारतीय राजनीति और समाज में नैतिक मूल्य स्थापित किए। हालांकि उनकी सावधानीपूर्ण और संशोधनवादी रणनीति ने कभी कभी आंदोलन को धीमा और सीमित बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों की मांगों को कमतर आंका, जिससे जनता में निराशा बढ़ी और देश में क्रांतिकारी तथा आक्रामक विचारधाराएं विकसित हुईं। निष्कर्षतः नरमपंथियों ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बुनियादी ढांचा और राजनीतिक माहौल बनाया, परंतु उनके संयमित दृष्टिकोण ने आंदोलन की व्यापक और तीव्र उन्नति में सीमाएं लगाईं। उनकी भूमिका ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के चरम और उग्र चरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न 12. असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रचनात्मक दिशा दी। इन आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की, बल्कि समाज में व्यापक सुधारों और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को भी स्थापित किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधीजी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। इसके अलावा किसानों और मजदूरों को संगठित करने, सामाजिक सुधार जैसे छुआछूत उन्मूलन, महिला शिक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधीजी ने अंग्रेजी कानूनों, जैसे नमक कर कानून का उल्लंघन करके आम जनता को सीधे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सशक्त आंदोलन में शामिल किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह के माध्यम से आम जनता को राजनीतिक सक्रियता से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया। इस आंदोलन में गांधीजी ने अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज की अवधारणा को मजबूत किया। इन दोनों आंदोलनों के दौरान गांधीजी ने रचनात्मकता से एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना की कल्पना प्रस्तुत की, जिसमें स्वदेशी, ग्राम स्वराज और सामूहिक हित को प्राथमिकता मिली। उन्होंने आम जनता को राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ आत्मशासन और सामाजिक न्याय के लिए भी जागरूक किया। इस प्रकार गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों ने स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक, समावेशी और जन आधारित आंदोलन में बदल दिया। अगला प्रश्न 13. दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच का समय लोकतंत्र के लिए संघर्षपूर्ण रहा। पहली बात, विश्व युद्धों के प्रभाव से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ।
युद्ध के बाद कई यूरोपीय देशों में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष फैला। इससे जनता का विश्वास लोकतंत्र पर कम होने लगा और कठोर और तानाशाह सरकारों के लिए अवसर बढ़ा। महामंदी 1929 की आर्थिक मंदी ने जनजीवन और आर्थिक स्थिति को चरम पर डाला, जिससे जनता ने लोकतांत्रिक शासन से निराशा जताई। इस समय फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक द्वैतता बढ़ी, वहीं जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों में तानाशाही, नाजीवाद, फांसीवाद की लहर उठी। दूसरी बात, तार्किक और सामाजिक आधार पर लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ा। जनतंत्र की जटिलताओं, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर नेतृत्व के कारण जनता ने तानाशाहों की सरल और प्रभावशाली नीतियों को स्वीकार करना शुरू किया। तीसरी बात, दोनों युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असहयोग और संघर्ष ने लोकतंत्र के वैश्विक प्रसार को बाधित किया। लीग ऑफ नेशंस असफल रहा और राष्ट्रवादी व अधिनायकवादी शक्तियां उभरीं। इस प्रकार दोनों विश्व युद्धों के बीच का कालखंड लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती भरा था, जहां आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों ने लोकतंत्र को कमजोर किया और तानाशाही को बढ़ावा दिया। इस अवधि ने लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर करते हुए भविष्य के लिए सुधारों की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया। अगला प्रश्न 14। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पृथ्वी के भौगोलिक और जलवायु स्वरूप को गहराई से प्रभावित करती हैं। इन श्रृंखलाओं के संरेखण और उनके स्थानीय मौसम पर प्रभाव का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। 1. हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत पूर्वी दिशा में फैली है और यह भारतीय उपमहाद्वीप तथा तिब्बती पठार के बीच स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच ठंडी व शुष्क हवाओं को रोकती है, जिससे भारत में मानसून की बारिश होती है। हिमालय की ऊंचाई के कारण यह ठंडी हवाओं को दक्षिण की ओर नहीं जाने देता, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियां अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। इसके अलावा यह क्षेत्रीय जलवायु को विभाजित करता है, उत्तर में ठंडा तिब्बती पठार और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र। 2. अल्प्स पर्वत श्रृंखला। यूरोप में पश्चिम से पूर्व तक फैली यह पर्वत श्रृंखला भूमध्य सागर की जलवायु को उत्तरी यूरोप की ठंडी जलवायु से अलग करती है। अल्प्स की ऊंचाई के कारण वर्षा होती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में समृद्ध वन और घास के मैदान बनते हैं। 3. एंडीज पर्वत श्रृंखला। दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली एंडीज पर्वत श्रृंखला प्रशांत महासागर के प्रभाव को रोकती है। इससे पर्वत के पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है, जबकि पूर्व की ओर अमेजन वर्षावन फैला हुआ है। 4. रॉकी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका में फैली रॉकी पर्वत श्रृंखला भी पश्चिमी हवाओं को रोकती है, जिससे पर्वत के पूर्वी भाग में सूखा और पश्चिम में वर्षा अधिक होती है। मौसम पर प्रभाव। पर्वत श्रृंखलाएं हवा के प्रवाह को प्रभावित कर वर्षा की मात्रा, तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करती हैं। वे बारिश के छाव क्षेत्र, रेन शैडो, बनाते हैं, जिससे कुछ क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वनों से भरपूर होते हैं, जबकि अन्य शुष्क मरुस्थल बन जाते हैं। हिमालय और एंडीज जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं स्थानीय तापमान को कम करती हैं और बर्फबारी से जल स्रोतों को संचित रखती हैं। इस प्रकार विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं न केवल भौगोलिक विभाजन करती हैं, बल्कि स्थानीय एवं क्षेत्रीय जलवायु प्रणालियों के विकास में भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न 15. आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना पृथ्वी के मौसम और मानव गतिविधियों पर महत्वपूर्ण लेकिन विभिन्न तरीकों से प्रभाव डालता है। आर्कटिक बर्फ का पिघलना मुख्यतः समुद्री बर्फ पर केंद्रित है। आर्कटिक महासागर की बर्फ समुद्र की सतह पर तैरती है, इसलिए इसके पिघलने से समुद्र का जल स्तर सीधे प्रभावित नहीं होता।
परंतु समुद्री बर्फ की सफेद सतह सूरज की किरणों को परावर्तित करती है, अल्बेडो प्रभाव। जब बर्फ पिघलती है तो कम परावर्तक पानी की सतह खुलती है, जिससे अधिक गर्मी समुद्र में अवशोषित होती है और तापमान में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया आर्कटिक क्षेत्र को तेजी से गर्म करती है, जिसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप आर्कटिक की जलवायु और मौसमी पैटर्न प्रभावित होते हैं, जिससे वैश्विक मौसम प्रणालियां भी अस्थिर होती हैं। अंटार्कटिक ग्लेशियरों का पिघलना मुख्यतः स्थलीय बर्फ के बड़े भंडारों का टूटना है। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो वे सीधे समुद्र में पानी छोड़ते हैं, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ता है। समुद्र स्तर वृद्धि से तटीय इलाकों में बाढ़, समुद्री कटाव और जलजनित आपदाएं बढ़ती हैं, जो मानव बस्तियों, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है। अंटार्कटिका के विशाल ग्लेशियरों के पिघलने का वैश्विक समुद्र स्तर पर असर आर्कटिक की तुलना में अधिक गंभीर और स्थायी होता है। मानव गतिविधियों पर प्रभाव। इन दोनों क्षेत्रों की बर्फ के पिघलने से समुद्री परिवहन मार्ग खुल रहे हैं, जिससे व्यापार और नौवहन में नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन साथ ही संसाधनों की अंधाधुंध खोज और पारिस्थितिकीय संतुलन में गड़बड़ी भी हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती तापमान वृद्धि कृषि, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। संक्षेप में, आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ के पिघलने के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव अलग अलग प्रकृति के हैं, पर दोनों ही पृथ्वी के समग्र जलवायु तंत्र और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न 16। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विश्व में खनिज तेल का असमान वितरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर बहुआयामी प्रभाव पैदा करता है। सबसे पहले, तेल के समृद्ध क्षेत्र जैसे मध्य पूर्व, सऊदी अरब, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और वेनेजुएला को वैश्विक ऊर्जा बाजार में विशेष महत्व प्राप्त है। इन देशों की आर्थिक समृद्धि और विकास काफी हद तक तेल उत्पादन और निर्यात पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, जिन देशों में तेल संसाधन कम हैं, वे ऊर्जा आयातकों के रूप में रह जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा कमजोर होती है। इस असमानता से वैश्विक आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। राजनीतिक दृष्टि से, तेल संपन्न देशों की विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अक्सर ऊर्जा आपूर्ति नियंत्रित करके वैश्विक राजनीतिक समीकरण प्रभावित करते हैं। तेल के कारण क्षेत्रीय विवाद और संघर्ष भी आम हैं, जैसे मध्य पूर्व में तेल संपन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर तनाव। तेल की कमी वाले देशों को विदेशी तेल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीतियां प्रभावित होती हैं। सामाजिक रूप से, तेल की आय से प्राप्त धन से तेल संपन्न देशों में जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी संरचनाओं का विकास होता है, लेकिन यह आय अक्सर असमानता और भ्रष्टाचार का भी कारण बनती है। कई बार रिसोर्स कर्ज के कारण आर्थिक विविधीकरण न हो पाने से देश आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से, तेल का अत्यधिक दोहन प्रदूषण, पारिस्थितिकी क्षरण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। तेल उत्पादन और परिवहन के कारण तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय दुर्घटनाएं होती हैं, जो स्थानीय जीवन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। अतः खनिज तेल के असमान वितरण से वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक विकास के अवसर, सामाजिक संरचनाएं और पर्यावरणीय स्थिरता पर गहरे और जटिल प्रभाव पड़ते हैं, जिन्हें समुचित नीति और सहयोग से संतुलित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न 17। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास ने देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। आर्थिक प्रभाव। आईटी उद्योग ने भारत को विश्व स्तर पर तकनीकी और सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाया है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा जैसे शहरों में आईटी कंपनियों की उपस्थिति से रोजगार के अवसर बढ़े हैं,
खासकर युवाओं के लिए। इससे आय में वृद्धि हुई और मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली। आईटी क्षेत्र की वृद्धि ने संबंधित उद्योगों जैसे रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और खुदरा व्यापार को भी बढ़ावा दिया। सामाजिक प्रभाव। आईटी उद्योगों के कारण शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। लोगों का बड़े शहरों की ओर पलायन बढ़ा, जिससे शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि हुई। इससे जीवन स्तर में सुधार हुआ, लेकिन साथ ही आवास, यातायात और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव भी बढ़ा। आईटी सेक्टर में कार्यरत युवाओं के जीवन शैली में बदलाव आया, जिससे सांस्कृतिक विविधता और आधुनिकता का विस्तार हुआ। महिलाओं को भी आईटी क्षेत्र में रोजगार मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। चुनौतियां। आईटी उद्योग के विकास के साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ी, क्योंकि उच्च कौशल वाले वर्ग को अधिक लाभ मिला, जबकि कम दक्ष श्रमिक पिछड़ गए। बढ़ती शहरी भीड़ से प्रदूषण, यातायात जाम और सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई। निष्कर्ष। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास ने आर्थिक समृद्धि, रोजगार और सामाजिक परिवर्तन के नए अवसर पैदा किए हैं, परंतु इसके साथ ही शहरों की बुनियादी आवश्यकताओं और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। अगला प्रश्न। 18 जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य समाज को जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों, जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों और परिवार नियोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: 1. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए इसे सीमित करना आवश्यक है। 2. परिवार नियोजन की जानकारी देना। सही जानकारी से लोग अपने परिवार के आकार का नियोजन कर सकते हैं। 3. स्वास्थ्य और मातृ शिशु कल्याण। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुधार कर परिवारों को सशक्त बनाना। 4. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर जनसंख्या नियंत्रण में सहायता करना। 5. सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संतुलित जनसंख्या से विकास के अवसर बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या शिक्षा प्राप्त करने के उपाय। सरकारी जन जागरूकता कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न जनसंपर्क अभियानों, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी फैलाना। स्कूली शिक्षा में समावेशन। स्कूलों और कॉलेजों में जनसंख्या शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना ताकि युवा वर्ग प्रारंभिक अवस्था से जागरूक हो। महिला सशक्तिकरण। शिक्षा और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे परिवार नियोजन में सक्रिय भूमिका निभा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन केंद्रों, मातृत्व क्लिनिकों और मुफ्त वितरण की सुविधाओं को बढ़ावा देना। समुदाय आधारित प्रयास। सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान चलाना। प्रेरक विधियाँ। प्रोत्साहन योजना जैसे बेटा बेटी योजना, विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारण आदि का पालन सुनिश्चित करना। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार लाने के साथ साथ सतत विकास के लिए आधारशिला है। इन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास और व्यापक जागरूकता आवश्यक है। अगला प्रश्न। 19 क्रिप्टोकरेंसी क्या है? वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है, जिसे क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। यह किसी केंद्रीय बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जो लेनदेन को पारदर्शी, सुरक्षित और विकेंद्रीकृत बनाती है। बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल जैसे क्रिप्टोकरेंसी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वैश्विक समाज पर प्रभाव। क्रिप्टोकरेंसी ने वित्तीय लेनदेन के पारंपरिक तरीकों में क्रांति ला दी है।
यह सीमा पार भुगतान को तेज, सस्ता और बिना बिचौलियों के संभव बनाती है। विकसित और विकासशील देशों में निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और साइबर अपराधों में भी होता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। कई देशों ने इसके नियमन के लिए कड़े नियम बनाए हैं या प्रतिबंध लगाए हैं। भारतीय समाज पर प्रभाव। भारत में क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं और निवेशकों के बीच। इससे नए रोजगार और स्टार्टअप्स के अवसर बढ़े हैं, साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक के विकास को भी बल मिला है। हालांकि नियमन के अभाव और मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को जोखिम में डाला है। भारतीय सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और व्यापार को लेकर कुछ सावधानियां और कर नीतियां लागू की हैं, जिससे बाजार में स्थिरता आने लगी है। संक्षेप में, क्रिप्टोकरेंसी ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बदलने की क्षमता रखती है और भारतीय समाज को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता कर रही है, लेकिन इसके जोखिमों और चुनौतियों को समझकर सतर्कता से इसका उपयोग आवश्यक है। अगला प्रश्न 20 भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखने में अत्यंत सक्षम रहा है, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों, परिवार केंद्रित जीवन शैली और धार्मिक आस्थाओं का परिणाम है। परिवार, धर्म, रीति रिवाज और त्योहार भारतीय समाज के सामाजिक मूल्यों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना कटौती के संचारित होते रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, बड़ों का सम्मान, विवाह, अतिथि सत्कार जैसे आदर्श आज भी समाज में जीवित हैं, जो सामाजिक स्थिरता और सामूहिक एकता को बनाए रखते हैं। हालांकि आधुनिकता, शहरीकरण, शिक्षा, आर्थिक विकास और वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन भी स्पष्ट रूप से दिखता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद को अधिक महत्व मिलने लगा है। विवाह में प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह बढ़ रहे हैं। साथ ही महिलाओं की शिक्षा और कार्यक्षेत्र में भागीदारी ने लैंगिक समानता के विचार को मजबूत किया है। धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ वैज्ञानिक सोच और आधुनिक जीवन शैली भी अपनाई जा रही है। परिवार के छोटे स्वरूप और अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ी है। युवा वर्ग में पुरानी रीति रिवाजों के प्रति रुचि कम हो रही है। इन परिवर्तनों के बावजूद भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्यों की जड़ें गहरी हैं, जो सामूहिक पहचान, नैतिकता और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखती हैं। इस तरह भारतीय समाज निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाकर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा है।